हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट? तो कहेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मांग तथा मांग के नियम। मांग एवं मांग के नियम। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो मांग के नियम। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है स्टूडेंट्स? तो कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इफ़ अदर थिंग्स बिंग इक्वल, मीन्स अगर अदर थिंग्स बिंग इक्वल हो। अदर थिंग्स बिंग इक्वल का मतलब डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट, फैशन। ठीक है, तो डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें से प्राइस को छोड़कर डिमांड के सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अदर थिंग्स बिंग इक्वल। या कह सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड में केवल कौन सा फैक्टर को लिया जाएगा? कौन सा फैक्टर चेंज हो सकता है? प्राइस। बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए। बाकी फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो हमेशा याद रखो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का मेन फैक्टर यूज़ किया जाता है। वो मेन फैक्टर क्या है? प्राइस। केवल प्राइस चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इसी को अदर थिंग्स बिंग इक्वल कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इफ़ अदर थिंग्स बिंग इक्वल, मीन्स प्राइस को छोड़कर डिमांड के सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट होने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो गुड्स का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। या गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि गुड्स का प्राइस और उसके डिमांड में अपोजिट रिलेशन होते हैं, इन्वर्स रिलेशन होते हैं। ठीक है, उनका बीच का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेटस दैट इफ़ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब गुड्स का प्राइस और गुड्स के डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। गुड्स का प्राइस और गुड्स का डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब हो गया है कि प्राइस को छोड़कर डिमांड के सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड में केवल कौन सा फैक्टर कंसीडर करेगा? तो कहेंगे प्राइस। ठीक है, केवल प्राइस चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब गुड्स का प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, गुड्स का प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लॉ क्या करता है? गुड्स का प्राइस और डिमांड के डायरेक्शन को लोकेट करता है, ना कि क्वांटिटी चेंज को लोकेट करेगा। ठीक है, तो कह सकते हो सिंपल सा लाइन में कि लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी मेजरमेंट या क्वांटिटी चेंजेस को लोकेट नहीं किया जाता है, केवल गुड्स का प्राइस और गुड्स के डिमांड के डायरेक्शन को लोकेट किया जाता है। देखो डायरेक्शन तो बता रहा है, किस तरह का डायरेक्शन बताता है लॉ ऑफ डिमांड? तो प्राइस और डिमांड में अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, इस डायरेक्शन को बता रहा है। तो सिंपली मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो गुड्स का प्राइस और गुड्स के डिमांड में अपोजिट रिलेशन होते हैं, इन्वर्स रिलेशन होते हैं। इसको इस तरह भी दिखा सकते हो, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी या डिमांड। इसका मतलब क्या है कि प्राइस और डिमांड में क्या होते हैं? इन्वर्स रिलेशन होते हैं। पी क्या हो गया? प्राइस, और क्यू क्या हो गया? डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसको हिंदी लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? अन्य बातें समान रहें का अर्थ। या लिख सकते हो इसको हम लोग एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, मांग के नियम की मान्यताएं। तो लॉ ऑफ डिमांड या मांग के नियम क्या कहता है कि सर केवल प्राइस फैक्टर लीजिए, बाकी फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। उसी को हम लोग अदर थिंग्स बिंग इक्वल या एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड सीधा सीधी क्या बताता है कि प्राइस और डिमांड में क्या होंगे? अपोजिट रिलेशन होगा। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, या प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा?
इंक्रीज होगा। तो केवल क्या चेंजेज हो रहा है, तो केवल कह सकते हैं प्राइस चेंजेज हो रहा है। तो डिमांड का फैक्टर केवल प्राइस चेंज होगा, बाकी फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे कंज्यूमर्स इनकम कांस्टेंट होने चाहिए, रिलेटेड गुड्स का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस चेंजेज इन फ्यूचर कांस्टेंट होना चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट, उसका फैशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसी को कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस को छोड़कर डिमांड के सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। कभी कभी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस भी है, मतलब कि कह सकते हो कि हर गुड्स पे या हर सिचुएशन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो अब हम सीखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स इसको हिंदी में लिखना चाहो तो मांग के नियम की मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हर केस में ये अप्लाई नहीं होता है, कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा कि गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। या कभी कभी ऐसे भी होगा कि गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जहाँ प्राइस और डिमांड में सेम रिलेशन हो या प्राइस और डिमांड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो तो कह सकते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो क्या क्या एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, तो देखो फर्स्ट, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइसेस। अगर संभावना हो कि फ्यूचर में गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग अभी उसका डिमांड क्या करेंगे, अधिक करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में अगर हम खरीदेंगे, फ्यूचर में डिमांड करेंगे तो हमको अधिक प्राइस देने होंगे। तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना हो तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स कि गुड्स का प्राइस और डिमांड में सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम रिलेशन है। तो इस जहाँ सेम रिलेशन हो जाए प्राइस और डिमांड के बीच में तो लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, उल्टा कहना चाहो, अगर फ्यूचर में गुड्स का प्राइस कम होने की संभावना है तो लोग फ्यूचर में सामान खरीदेंगे, उनको पता है कि प्रेजेंट में उनका डिमांड क्या, प्रेजेंट में उनको अधिक प्राइस देना होगा, तो उस केस में प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या देख रहे हो कि गुड्स का प्राइस और डिमांड में क्या है, सेम रिलेशन है। तो जहाँ सेम रिलेशन हो जाए प्राइस और डिमांड के बीच, वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, एक्सेप्शन है। क्या बोले स्टूडेंट्स कि अगर भविष्य में फ्यूचर में प्राइस कम होने की संभावना है, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में प्राइस कम होने की संभावना है तो फ्यूचर में हमको कम प्राइस देने होंगे। तो इसी चक्कर में लोग प्रेजेंट में सामान खरीदना कम कर देते हैं, यानी गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है सेम रिलेशन, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। और ये क्या था कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना हो तो अभी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेजेंट टाइम में लोग अधिक डिमांड करेंगे क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में तो हमको अधिक प्राइस देने होंगे, और क्या कंज्यूमर का नेचर है कि वो अधिक प्राइस देना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में अभी डिमांड क्या हो जाएगा, अधिक कर देंगे। तो यहाँ भी प्राइस और डिमांड में सेम रिलेशन है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो फर्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गिफिन्स पैराडॉक्स। इसको भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कहते हैं। कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड हर केस में अप्लाई नहीं होता है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, तो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट गिफिन, और उन्हीं के नाम पर इस पैराडॉक्स का नाम क्या बना, गिफिन्स पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, यानी कि इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो सिंपली कहता है कि गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और गुड्स का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन हर केस में हर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसको गिफिन साहब ने क्या किया, एक पैराडॉक्स बना के उसको प्रूव किया कि क्या कहते हैं कि हर केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया क्या, लॉ ऑफ डिमांड का पैराडॉक्स के रूप में कि हम नहीं मानेंगे हर केस में हर गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में क्या देखा गया कि अगर गुड्स का प्राइस बढ़ने पर भी लोगों ने उसका अधिक डिमांड किया, यानी क्या देख रहे हो
गुड्स का प्राइस बढ़ने पर लोगों ने और अधिक डिमांड किया। इसका मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड सीधे क्या कहता है कि गुड्स का प्राइस और डिमांड में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने पर भी लोगों ने क्या किया, अधिक डिमांड किया। यानी कि यहाँ क्या देख रहे हो कि गुड्स का प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ क्या देखा जा रहा है कि गुड्स का प्राइस और उसके डिमांड में सेम रिलेशन है। तो जहाँ सेम रिलेशन हो वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, पैराडॉक्स कह सकते हो। तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में जहाँ सेम रिलेशन हो वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, तो प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशन। तो गिफिन्स पैराडॉक्स यही है कि 19वीं सेंचुरी में रॉबर्ट गिफिन ने ऑब्जर्व किया कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने पर भी लोगों ने इसका अधिक डिमांड किया, अधिक परचेज़ किया। इसका मतलब प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी आपका बढ़ा, डिमांड भी इंक्रीज हुआ। तो यहाँ सेम रिलेशन है। तो कैसे हम लॉ ऑफ डिमांड को माने, तो यही लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन बन गया। एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ गिफिन्स पैराडॉक्स, आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, तो कहते हैं ना कि सोना का चैन पहनते हो तो क्यों पहनते हो, पहनने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, बस फालतू में फोकटगिरी में फुटानी में हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना, शो ऑफ के लिए लोग पहनते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी प्रेस्टिजियस गुड्स है इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। जैसे देखो अगर गोल्ड का कोई चेन का प्राइस या गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो रिच पीपल को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, धनी लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। वो तो खरीदते ही जाएंगे। तो क्या देख रहे हो कि गुड्स का प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड कम नहीं हो रहा है, डिमांड बढ़ ही रहा है। ये भी लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। धनी देखो क्या होता है कि अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड कम जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिच पीपल को यानी कि रिच पर्सन्स को या धनी लोगों को गोल्ड का प्राइस बढ़ने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो फिर भी खरीद रहा है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ कहाँ देखा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। गोल्ड का प्राइस बढ़ने पर भी रिच पीपल लोग या धनी लोग क्या कर रहे हैं, उसको खरीद ही ले रहे हैं। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। कैसे एक्सेप्शन कर रहे हैं, तो देखो सेम रिलेशन है प्राइस और डिमांड में। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सेम रिलेशन है, ये भी एक्सेप्शन। एक होता है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कभी कभी कंज्यूमर के इग्नोरेंस के कारण यानी कंज्यूमर की अज्ञानता के कारण, नॉलेज न होने के कारण भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो जाता है। देखो ध्यान से, कंज्यूमर के इग्नोरेंस के कारण क्या होता है कि अगर गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो कंज्यूमर को लगता है कि ये बढ़िया सामान नहीं है, इन्फेरियर गुड्स है, घटिया सामान है, इसका क्वालिटी ख़राब है, जिसके कारण डिमांड क्या करते हैं वो लोग, कम करते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है। गुड्स का प्राइस कम होने पे इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कंज्यूमर इग्नोरेंस के कारण उनको क्या लगता है कि गुड्स का प्राइस कम किया गया, इसका मतलब गुड्स का क्वालिटी बढ़िया नहीं है, जिसके कारण वो गुड्स का डिमांड नहीं करते हैं। तो यानी कि प्राइस कम होने पर भी गुड्स का डिमांड यहाँ पे क्या है, कम है। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ सेम रिलेशन है, ठीक है। जबकि क्या होता है कि गुड्स का प्राइस कम होने पर डिमांड अधिक होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कंज्यूमर इग्नोरेंस के कारण कंज्यूमर को लग रहा है कि गुड्स का प्राइस कम है, यानी कि इन्फेरियर गुड्स है, घटिया गुड्स है, इसलिए वो उसका डिमांड कम कर रहे हैं। तो प्राइस कम होने पर डिमांड कम ही है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। लॉ ऑफ डिमांड कब होता कि प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड बढ़ जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंस के कारण कंज्यूमर को लग रहा है कि प्राइस कम होने पर डिमांड हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहा वो लोग डिमांड, क्योंकि उनको लग रहा है कि गुड्स इन्फेरियर है, बढ़िया क्वालिटी का गुड्स नहीं है, घटिया क्वालिटी का गुड्स है, जिसके कारण वो डिमांड कम करते हैं। तो प्राइस कम होने पर डिमांड भी कम ही रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड, और क्या कहते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स,